उत्तराखंड में बड़े अफसर पर कठोर कार्रवाई को लेकर धामी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। हरिद्वार जमीन घोटाले में करीब 54 करोड़ रुपए के लेन देन प्रकरण पर सरकार ने आईएएस और पीएसएस अधिकारियों के साथ जुड़े के बाकी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल हाल ही में विजिलेंस ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी, जिसके बाद अब मामले की कठोर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। विजिलेंस टीम में हरिद्वार जमीन प्रकरण को लेकर घोटाला होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें हरिद्वार में तत्कालीन मुख्य नगर अधिकारी आईएएस वरुण चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने की संस्तुति की गई। इसके अलावा तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह को भी मेजर पनिशमेंट देने का फैसला लिया गया है। वहीं तीसरे बड़े अधिकारी पीएसएस अफसर अजय वीर की 3 वेतन वृद्धियों को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल एक घोटाला साल 2024 का है, लेकिन मामला साल 2025 में सामने आया। दरअसल 2024 में हरिद्वार नगर निकाय चुनाव थे, जिसमें निकाय चुनाव के दौरान नगर निगम का पूरा सिस्टम यानी कि सभी अधिकारी तत्कालीन नगर आयुक्त आईएएस वरुण चौधरी नगर के पास थे। चुनाव के दौरान पूरे जिले में आचार संहिता लगी थी। उस दौरान हरिद्वार नगर निगम ने 54 करोड़ रुपए में 33 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसका खुलासा चुनाव के बाद साल 2025 में हुआ। मामले की जांच कराई गई तो सामने आया कि जो 33 बीघा जमीन 54 करोड़ में खरीदी गई है, उसके पास हरिद्वार नगर निगम का कूड़ा डंप होता है। ऐसे में उस जमीन की कीमत इतनी नहीं हो सकती। साथ ही पता चला कि नगर निगम और कुछ प्रशासनिक अफसरों ने उस 33 बीघा कृषि भूमि को 143 में दर्ज कराया था, जिस पर धामी सरकार ने भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन लिया है। विपक्षी दल इसमें भाजपा की सरकार पर ही दोष लगाते नजर आ रहे हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। हरिद्वार जमीन घोटाला काफी चर्चाओं में रहा है। धामी सरकार के इस फैसले को बड़ा फैसला माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले ही इस मामले में 2 आईएएस अधिकारियों के अलावा एक पीसीएस और तमाम विभागीय अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। अब विजिलेंस की जांच रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई का फैसला भी ले लिया गया है। प्रकरण में अब विजिलेंस को मुकदमा दर्ज करने की भी अनुमति दे दी गई है, जबकि विपक्ष का मानना है कि ये घोटाला भी भाजपा की सरकार में हुआ है, जिसमें संभवतः बड़े राजनीतिक चेहरे बचाने के लिए अधिकारियों पर धामी सरकार की गाज गिर गई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले भी बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और उसी क्रम में कल उन्होंने जो एक नगर निगम में जो कहीं पर एक भ्रष्टाचार की संलिप्तता पाई गई है, उसमें एक बड़ा प्रहार करते हुए जो जिम्मेवार अधिकारी थे उन पर कार्रवाई करने का काम किया है। और जो भी आगे कहीं भी इस प्रकार का अगर कहीं पर दुस्साहस करता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको नसीहत दी है कि इस देवी भूमि में किसी को ऐसे भ्रष्टाचार करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अगर वो किसी प्रकार अगर इसके से भी बाज नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होगी। देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस का बहुत साफ मानना है और उत्तराखंड कांग्रेस बहुत समय पहले से कह रहा है जिस राज्य को रोजगार और विकास के नाम पर बनाया गया था वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना। अगर इस राज्य के अंदर कोई चीज बढ़ी है, कोई चीज कमती है, तो वो भ्रष्टाचार है। अगर हरिद्वार में एमएलए और आईएएस अधिकारी को गाज गिरने की बात करें भूमि घोटाले को लेकर, तो ये एक मात्र दिखावा है। सरकार इस मामले में गंभीर नहीं। सरकार के आम कार्यकर्ता से लेकर और उच्च पदाधिकारी तक सब घोटालों में लिप्त हैं। घोटाला ये करते हैं, गाज दूसरों पे गिरती है, हमारा छोटा व्यक्ति जाता है। हरिद्वार के अंदर जो भूमि घोटाला हुआ है, जिस भूमि घोटाले में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ और सरकार ने जांच करा दी। पहले तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, सीबीआई जांच की संस्तुति करते ना। आपने जो है प्रदेश की जो एजेंसी थी उसके माध्यम से जांच कराई और उस जांच को जिस तरीके से चाहा उस तरीके से जो है प्रस्तुत करने का काम किया है। अब ये देखने वाली बात ये है कि जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है वो बताएं कि अगर इसमें कोई और भी सम्मिलित है, कोई सफेद पोश है, उसको उजागर करने का काम। पूरा मामला सामने आया है तो सीएम धामी ने भी एक्शन लिया है और आईएएस अधिकारी रणवीर सिंह चौहान को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। प्राथमिक जांच में जमीन खरीद में गड़बड़ी सामने आई है। इसके बाद सीएम धामी ने तत्कालीन हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और हरिद्वार नगर निगम के तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी को निलंबित कर दिया गया था।
इसके अलावा तत्कालीन एसडीएम अजय वीर सिंह समेत नगर निगम के कई अन्य कर्मचारियों पर भी निलंबन की कार्रवाई हुई थी। वहीं अब इस मामले में विजिलेंस जांच के बाद धामी सरकार ने आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी को बर्खास्त करने की संस्तुति की है, जिसमें धामी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार का ये एक्शन आगे भी जारी रहेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज सैनी जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत जी, यूकेडी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतनमणि डोभाल जी, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत करते हैं संजीव जी आपसे। जिस तरीके से घोटाला निकल कर सामने आया है, कई सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। विपक्ष कई आरोप लगा रहा है इसको लेकर। जीरो टॉलरेंस का दावा तो ठीक है, लेकिन जो 54 करोड़ का बड़ा घोटाला आपकी नाक के नीचे हुआ, और वो भी चुनाव के दौरान जब आचार संहिता लगी हुई थी, तो आप सरकार का जो इंटेलिजेंस है और जो सिस्टम है उस वक्त क्या कर रहा था? देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार का जो वायदा है, उसके ऊपर हम लोग पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं। आज किसी भी प्रकार का कोई भी घपला, घोटाला, कोई भी भ्रष्टाचार जैसे ही संज्ञान में आता है, उस पर इंस्टेंटली कार्रवाई की जाती है। जीरो टॉलरेंस ऑन भ्रष्टाचार, करप्शन, क्राइम एंड जिहाद की नीति पर हम लोग चल रहे हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार करने का कोई भी व्यक्ति प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा, उसकी सजा उसको तुरंत मिलेगी। और आप देखें, यह भी एक इतिहास में शायद पहला वाकया होगा जब एक आईएएस अधिकारी को बर्खास्त करने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया, और साथ ही जो 2 पीसीएस अधिकारी हैं उनके ऊपर भी सस्पेंशन की जो एक कार्यवाही हुई है। इससे पूर्व में सरकार ने, देखिए, समय समय पर जब किसी भी प्रकार का कोई भी आक्षेप, कोई भी इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही या कोई भी मामला सरकार के संज्ञान में आया, हमारी सरकार ने इंस्टेंटली उसके ऊपर कार्यवाही की। पूर्व में जिस प्रकार से भर्ती घोटाले में और नकल घोटालों में हमने 50 से अधिक अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। एनएच घोटाले में एक आईएएस अधिकारी को, पीसीएस अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। किसी भी प्रकार का जो भी व्यक्ति उत्तराखंड की देवभूमि की फिजाओं को अशांत करने का काम करेगा, देवभूमि में हमारी सरकार को किसी भी प्रकार से कलंकित करने का काम करेगा, देवभूमि में के अनुरूप और अपने आचरण को इस प्रकार मैं सोचता हूँ ऐसा कोई काम करने का प्रयत्न करेगा व्यक्तिगत लाभ के लिए, अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी या कोई भी अन्य व्यक्ति जो हमारी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करेगा, ऐसे तमाम तत्वों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। क्योंकि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने पूर्व में भी बोला है, किसी भी ऐसे तत्व को कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। और आप देखें, जैसा मैंने कहा, पूर्व में जितने भी लोग किसी भी भ्रष्टाचार में, किसी भी घोटाले में जिनके भी नाम सामने आए, उनको गिरफ्तार भी किया, जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। हमने ये नहीं देखा कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन मझला है। जो भी व्यक्ति अपने जो अपेक्षा समाज उनके आचरण से करता है, उसके विपरीत यदि जो भी काम करता है, ऐसे तमाम तत्वों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का हमने काम किया। और साथ ही जिस प्रकार से यहाँ पर उत्तराखंड में जो जिहादी मानसिकता पनप रही है दिनों दिन, उसके ऊपर भी सरकार सख्त है, पूरा स्ट्रिक्ट एक्शन सरकार ले रही है। और ऐसे तमाम तत्वों पर, चाहे कोई लैंड जिहाद करे, लव जिहाद करे, थूक जिहाद करे, ऐसे तमाम जिहादियों के ऊपर भी सरकार लगातार काम कर रही है। अभी सहसपुर की घटना होती है और मैं पूछता हूं कि कांग्रेस मौन क्यों? कांग्रेस के मुख से एक शब्द भी
उस हिंदू युवा की हत्या पर, जिसको दरिंदे भेड़ियों की तरह घेर के हथौड़े से मारा गया, ऐसे संजीव उस जी, हिंदू युवक कैन यू के लिए, प्लीज टेल मी कि ऐसे हिंदू इसका युवक के लिए इसका कांग्रेस मौन क्यों? जमीन से क्या लेना देना? अगर आज हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो हम भ्रष्टाचार की बात करेंगे, नहीं नहीं, अलग मुद्दे पर हम जाएंगे ही नहीं। ठीक है मनोज सैनी जी, जब विजिलेंस जांच में घोटाला साबित हो गया और धामी सरकार ने इतिहास में पहली बार आईएएस वरुण चौधरी को बर्खास्त करने और जिलाधिकारी को मेजर पनिशमेंट देने जैसी कड़ी कार्रवाई की है, इसको कैसे देख रहे हैं? संजीव जी प्लीज, मैं पूरा समय आपको नहीं दे सकती, प्लीज समझिए मुझे, और भी पहले मैं और लोगों की तो रिएक्शंस ले लूं, फिर आराम से बतियाएंगे। हाँ मनोज जी। मुझे लग रहा है कि वर्मा जी सोच रहे हैं कि कुछ चुनावी रैली हो रही है, ये नहीं पता कि डिबेट हो रही है, इसमें लिमिट ही है। देखिए यसी जी, ये ठीक है कि भ्रष्टाचारियों पर मुख्यमंत्री ने एक कार्रवाई की है, लेकिन इसका दूसरा रूप देखिए कि धामी सरकार भ्रष्टाचार की पर्याय बन चुकी है। अब इसमें जो ये कार्रवाई की है नगर निगम में, इन्होंने सीधे सीधे सफेद पोशों को उसमें बचा लिया है। बिना सफेद पोशों के, बिना मंत्री के सह के इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता था। 15 करोड़ की जमीन आपने 54 करोड़ में खरीदी, तो ये इसे नकारा नहीं जा सकता कि इसमें मंत्री की और जो सफेद पोश हैं हरिद्वार में भाजपा के, इनकी भी संलिप्तता होगी। अभी एक इसमें छूट गया, अभी बताया नहीं हमारे वर्मा जी ने, कि एक भाजपा का नेता है रानीपुर विधानसभा में, उसके खाते में उस समय 99 लाख रुपए जो भूमि विक्रेताओं हैं उन्होंने ट्रांसफर किए। आखिर वो क्यों ट्रांसफर किए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, मैं जो कह रहा था आपसे कि धामी सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार है, ये पर्याय बन चुकी है। ये बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन आपने देखा होगा 2022 में आपने देखा होगा कि भर्ती परीक्षा घोटाला इन्हीं के राज में हुआ। दूसरा फिर छात्रवृत्ति घोटाला, खनन भूमि घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला आपके शासनकाल में हुआ। श्रीमान गुमराह मत कीजिए, गुमराह मत कीजिए। छात्रवृत्ति घोटाला आपके शासनकाल में हुआ, गुमराह क्यों कर रहे हैं? गुमराह क्यों कर रहे हैं? रखिए, अब आपकी पोल खोल रहे हैं तो इसलिए है ना। अरे गुमराह क्यों कर रहे हैं? छात्रवृत्ति घोटाला आपके शासनकाल में हुआ। वर्मा जी सुनने का दरोगा भर्ती घोटाला आपके शासनकाल में हुआ। वीडियो भर्ती घोटाला मनोज जी रुकिएगा जरा, संजीव जी से पहले बात कर ले हम। संजीव जी वो गुमराह अगर कर रहे हैं तो आप क्लियर कर दीजिएगा, लेकिन अपने समय पर, बीच में नहीं। जैसी जी ऐसे नहीं होती डिबेट, ये इनको थोड़ा सा बताइए। मनोज जी मैं भी तो वही कर रही हूँ, ऐसे नहीं होती डिबेट, ये तो मुझे भी पता है, मैं भी तो वही काम कर रही हूँ जो आप मुझे करने के लिए कह रहे हैं। देखिए यसी जी, अभी एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, हाँ। जो जॉर्ज एवरेस्ट का था, जो मसूरी में था। मतलब आप ये देखिए कि वो जो 30,000 करोड़ की जमीन थी, 143 एकड़, वो मात्र 1 करोड़ रुपए में, ये कितना बड़ा घोटाला इसमें निकलेगा। अभी जो रविंद्र जुगरान हमारे भाजपा के ही नेता है, हम नहीं कह रहे हैं, वो भी मसूरी में जो चरागा है, जो ग्राम समाज की और वन भूमि की जमीन है, उस पर प्लॉटिंग हो रही है और ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है। ये तो एक छोटा सा इन्होंने दिखावा कर दिया, क्योंकि चुनाव सामने है और चुनाव को देखते हुए ये कार्रवाई की है। 1 साल लग गया। हमने तो सीबीआई जांच की मांग, और वो भी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में इसकी मांग की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाजपा ने अपने नेताओं, अपने मंत्रियों को इस जो घोटाला हुआ था 54 करोड़ रुपए का नगर निगम में, उसमें सीधा सीधा इन्होंने बचा लिया है। ठीक है, प्रवक्ता यूकेडी दीपक रावत जी, ये जो घोटाला है, हमेशा कहते हैं कि बड़ी मछलियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, बड़ी मछलियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, हो गई कार्रवाई। अभी क्या समस्या है? उसके बावजूद भी राजनीति, विपक्ष कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ले ही आता है सरकार को गिरने के लिए। अगर विपक्ष ना हो तो फिर आप बताइए ये चीजें कौन सरकार को कटघरे में कौन खड़ा करेगा? यासी जी, आप क्या चाहती हैं कि वर्मा जी एक तरफ से आपकी डिबेट में संजीव वर्मा जी बोलते रहे और विपक्ष उस पर प्रश्न ना करे? देखिए, जो पकड़ा गया वो चोर और जो नहीं पकड़ा गया वो शातिर। भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा नियम अपना रखा है कि अपने सफेद पोश नेता को बचाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा तरीका है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर, क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी वही होते हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में साइन करे, जिन्होंने जो भूमि का जो उसका स्वरूप था उसको बदलने में प्रयास करा, लेन देन हुआ। सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वहां के विधायक भी हैं, ये क्या सब सो रहे थे क्या? अब अगर विपक्ष प्रश्न कर रहा है कि सांसद जी को पता नहीं चला,
विधायक जी को पता नहीं चला, ऐसा कैसे संभव है? करोड़ों की जमीन बदल दी गई, बेच दी गई। तो इसका मतलब यह है कि उनको पता ही नहीं है कि उनके इलाके में, उनके विधानसभा क्षेत्र में या उनके संसदीय क्षेत्र में घोटाला हो रहा है और मंत्री जी को पता ही नहीं है। ये मान लें, यानी अगर या फिर इनको ये पता ही नहीं, ये पता था और जानबूझ के उन्होंने आंखें बंद करके रखी, ये माने? किस चीज को माने? हम सरकार को कटघरे में इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि यदि उनके किसी मंत्री के संसदीय क्षेत्र में घटनाक्रम हुआ है, यदि किसी विधायक के विधानसभा क्षेत्र में घटनाक्रम हुआ है और इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है कि आज सुर्खियां बना हुआ है चर्चाओं की, तो उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? क्यों नहीं उनसे पूछा जाए कि आपको विधानसभा में क्यों बैठाया गया, आपको संसदीय क्षेत्र संसद में क्यों भेजा गया, जब आप अपने संसदीय क्षेत्र की जमीनों में उसके रखरखाव नहीं कर पा रहे हैं, उनका बचाव नहीं कर पा रहे हैं? ये प्रश्न जनता क्यों ना पूछे, विपक्ष क्यों ना पूछे? कौन कटघरे में खड़ा कर रहा है आपको? हम आपके उस मंत्री को खड़ा कर रहे हैं, उस विधायक को खड़ा कर रहे हैं, सांसद को खड़ा कर रहे हैं, जनता वो भी ना करे। विषय ये है कि आपके लिए जो सहूलियत होती है, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीका सीखा हुआ है, ये उसी में बात करते हैं। अब आप देखिए, जो विषय था उससे विषय को दिशांतर करने की बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से दिशांतर हो जाए और उस टॉपिक में बात ना हो। सही विषय यह है यासी जी कि घोटालों की सरकार बनी हुई है लगातार हर मामले में। अब तो जिस 2014 में जिस कैग का हवाला देकर ये केंद्र में आए थे, अब तो वो कैग भी अपनी रिपोर्ट में देख रहे कि उत्तराखंड में घोटाले हो रहे। जल जीवन मिशन में जो हर घर हर जल नल है, उसमें घोटाला हुआ है। क्या ये मना करेंगे क्या? ये कैग रिपोर्ट बता रही है। तो आप और अगर मैं राज्यों की बात करना चाहता हूं, मैं केंद्र के किसी घोटाले में नहीं जाना चाह रहा, वरना सबसे बड़ा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में घोटाला हुआ है, सबसे बड़ा कैग की रिपोर्ट है ये, 2016 से लेकर 2022 का, करीब पढ़िएगा उसको। लेकिन विषय यह है राज्य में विषय यह है कि आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल संलिप्त है। बिना ऐसा कैसे संभव है कि इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और उसमें सरकार को पता ही ना हो? अभी भी अगर हम मान जाएंगे कि इनकी मंशा साफ है, आप 9 नवंबर 2000 जिस दिन ये प्रदेश गठित हुआ और आज जब हम ये बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आप ये श्वेत पत्र लाइए, लेके आइए। जब ये प्रदेश बना था, कितनी जमीन आपके पास थी, कृषि भूमि कितनी आकर्षक थी, कितनी चरागाह थे, और आज के डेट में कितने बचे हुए? अगर हिम्मत है धामी जी में तो एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी। अगर आप चाहते हैं कि जमीनों के घोटाले रुके, तो 9 नवंबर 2000 के बाद जितनी लीज डीडें हुई हैं, जितनी इस प्रदेश में जमीनों की खरीद फोड़ हुई है, एक श्वेत पत्र ले आइए, तो ऐसे और जितने घोटाले होंगे वो भी उजागर हो जाएंगे। क्या है, आप लेके आइए। पर आप भी बैठे और मैं भी बैठा हूं, हिम्मत नहीं है इनकी भारतीय जनता पार्टी की। ये कहते जितना है कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ये श्वेत पत्र लाने की हिम्मत कर ही नहीं सकते हैं। और यदि करते हैं तो यूकेडी सबसे पहले उसका स्वागत करेगी कदम का, लेकिन ये नहीं लाएंगे, क्योंकि जब लाएंगे तो इनके आधा मंत्री और आधा संतरी सबके ऊपर सीबीआई चल जाएगी, सबके ऊपर एसआईटी गठित करनी पड़ेगी, आधे से ज्यादा इनका मंत्रिमंडल जेल में चला जाएगा। तो ये विषय बना हुआ है, और सबसे ज्यादा नुकसान यदि इस प्रदेश को हुआ है जब से प्रदेश बना है। और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ की कृषि भूमियां खत्म हो चुकी हैं, कंक्रीट के जंगल उग चुके हैं, और बकायदा यहाँ पर सिर्फ भू माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, ये 3 माफिया ऐसे सबसे ज्यादा जो है फल फूल रहे हैं, और उनको संरक्षित करने वाले नेता सबसे ज्यादा फल फूल रहे हैं इस प्रदेश में। यासी जी, ठीक है। रतन मणि डोभाल जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डोभाल जी, विशेषज्ञ के तौर पर ये जो एक्शन धामी सरकार ने लिया है, इसे कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएएस अधिकारी की बर्खास्तगी की है और कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी को एक कड़ा संदेश देने का भी काम किया है, या ये महज एक डैमेज कंट्रोल है? इसे किस तरीके से देख रहे हैं? सवाल ये भी है कि 54 करोड़ रुपए का घोटाला तब हुआ जब आचार संहिता लगी थी, जब प्रशासन की निगरानी में सारी चीजें थी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक और मिलीभगत नजर आती है। इसी देखिए, पहले तो मैं ये क्रेडिट करना चाह रहा हूँ कि घोटाला 60 करोड़ का है, 54 करोड़ उसकी रजिस्ट्री होती है ना, वो तो जमीन की कीमत है, लेकिन उसमें जो खर्च हुआ रजिस्ट्री वो तो फिर 60 करोड़ का घोटाला है कुल मिलाकर। ठीक। और मुझे ये कहना है इस पर, जो अभी सरकार ने कार्रवाई की है, मैं इसको कार्रवाई जो शुरुआती कार्रवाई है वो मानता हूँ इसको। ये अभी फाइनल कार्रवाई मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे ये कहना है कि इस घोटाले का बड़ा साहब कौन है,
उसकी चर्चा है। वो साहब कौन है और वो साहब को संरक्षण देने वाला कौन है, ये कहीं अभी क्लियर नहीं है। और ये अभी ये रहती है जांच में, और ये जो गंभीरता से सरकार ये करेगी, मैं समझता हूं कि सरकार को करना चाहिए, उसके हित में भी यही है। और ये जो नगर निगम है उसके भी हित में ये है कि वो नगर निगम भी उसमें फंसा हुआ है। कि किस तरह से मैं थोड़ा सा अगर कहता हूं कि समझता हूं 143 जो मैं किसान हूं और मैं जाता हूं, एक दरख्वास्त देता हूं कि साहब मेरे ये खेत है और मैं इस पर अब खेती नहीं करना चाहता हूं, और उसको फिर धारा 143 में उसको वो उसको घोषित कर देते हैं कि चलिए आप ये मत कीजिए। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? आपने बीच में से कुछ उठा लिया माल को और उसकी ब्रांडिंग कर दी। अच्छा किया आपने, हम वो नहीं कर रहे कि ये सब जो किया है गलत किया है, लेकिन फाइल कहाँ से बनती है? वो पटवारी कहाँ है? वो नायब तहसीलदार कहाँ है? वो तहसीलदार कहाँ है जिसने ये सारा अपडेट करके एक हफ्ते में एडिया जाती हैं? 143 आवेदन जो किसान करता है लुट जाता है, वो ऑफिसों में पैसे देते देते तो जमीन से ज्यादा रिश्वत उसको देनी पड़ती है, 143 नहीं होती है। और उनकी एक हफ्ते में 143 हो गई। कौन वो बड़ा साहब है? ये सवाल है। कौन वो साहब का संरक्षण है जिसने इतनी जल्दी ये काम करवाया? और वो उस एसडीएम को तो आपने क्या कहता है 3 एग्रीमेंट नहीं होंगे उसके, इतना ही अपराध है उसका। ये तो आपराधिक करते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जेल जाने चाहिए सारे लोग। आपने राज्य के राजस्व की क्षति पहुंचाई है इस सरकार की, छोटा मामला नहीं है। और वो जो बड़े साहब हैं वो फुरफुर हैं अभी भी, उनका कहीं पता नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ से जो कोई विज्ञापन वगैरह करता होगा के न्यूज का, उससे पूछिए कि अगर वो नगर निगम ने कभी आपको कोई विज्ञापन दिया, कितने चक्कर काटने पड़ते हैं उस व्यक्ति को, विज्ञापन वाले को वहां पेमेंट लेने के लिए, आज आना कल आना परसों आना। और आपने 60 करोड़ का सौदा कर दिया। वो फाइनेंस अधिकारी कहाँ है? एक दिन में सारे काम निपटा दिए उसने। इतना सहज नहीं है मैडम। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें सरकार ने कार्रवाई की है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये अधूरी कार्रवाई है। ये सिर्फ ब्रांडिंग की कार्रवाई है कि आपने किया, तो निलंबित तो आपने कर दिया था, अब ये आपने संस्तुति तो करी है, बर्खास्त तो हुआ नहीं है। उनके यहाँ भी आईएएस अधिकारी बहुत सारे कहीं कैट में चले जाते हैं, कहीं सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, वो का तब तक हम तो तनख्वाह उनको देते ही रहेंगे। वो कुछ नहीं। सवाल ये है कि ये अभी जो भी कार्रवाई है ये अधूरी कार्रवाई है। और जहां से ये कार्रवाई शुरू हो, मुझे तो मैं कह सकता हूँ ये चर्चा है कि वो पटवारी और पटवारी के लोगों की वो जमीन थी, रिश्तेदारी को मिलके ये सबका। और वो कहा, वो किसान कहाँ है जिसको भुगतान किया गया? वो क्या अपराधी नहीं है? उसके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ? चलिए ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और बात कर रहे हैं एक्शन में धामी घोटालों पर निगरानी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं एक्शन में धामी घोटालों पर निगरानी। चर्चा ऐसे मुद्दे पर कर रहे हैं, संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, जैसा कि आपने यहाँ पर राजनीतिक विशेषज्ञों को भी सुना, उन्होंने साफ तौर पर उनका ये कहना है कि ये कार्रवाई जो है वो अधूरी है। यशी जी, देखिए, सरकार ने एक बीड़ा उठाया है कि हम किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे। और जो भी व्यक्ति, जो भी कर्मचारी, जो भी अधिकारी या जो भी तत्व इस प्रकार की किसी भी घटना को अंजाम देगा, उसके ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और उसी का एक उदाहरण भी हमने पेश करने का काम किया।
जहां हमने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को बर्खास्त करने का काम किया, उसकी संस्तुति की, साथ ही जो अन्य जो पीसीएस अधिकारी हैं और भी जो इसमें अधिकारी कहीं ना कहीं संलिप्त पाए गए हैं, ऐसे तमाम लोगों के ऊपर भी सस्पेंशन की जो एक कार्यवाही करने का काम किया। उससे स्पष्ट है कि देवभूमि है और देवभूमि में देवत्व चलेगा। देवभूमि में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसी प्रकार के घोटालेबाजी नहीं होगी। और आप देखें, ये अब निजाम बदल गया है। पूर्ववर्ती जो हमारी सरकारें हुआ करती थी कांग्रेस के, वो वहां तमाम घोटाले होते थे, भ्रष्टाचार होते थे, लेकिन उनके ऊपर चादर, कंबल और आवरण ढकने का काम भी उनकी सरकारें किया करती थी। और मैं सोचता हूँ उनमें वो लोग ऐसे तत्वों को लगातार प्राश्रय देते थे, तमाम माफिया तंत्र को वो लोग प्राश्रय देते थे, तमाम नकल माफिया उनके समय में फल फूल रहे थे, लैंड माफिया फल फूल रहे थे, खनन माफिया फल फूल रहे थे। लेकिन हमारी सरकार ने ऐसे जो भी तत्व हैं, जो भी सरकार के राजस्व को डेंट पहुंचा रहे हैं या उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम तत्वों के ऊपर हम लोग लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। और आप देखें, मैं कांग्रेस से ही पूछना चाहता हूं, आपके समय छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, आपके समय सिडकुल घोटाला हुआ, आपके समय तमाम तरह के लैंड घोटाले हुए, आपके समय पे दरोगा भर्ती घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, वीडियो भर्ती घोटाला हुआ। कौन सी कार्यवाही आपने उस पर करी? कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने डेवलपमेंट चलिए मनोज जी, ये कह रहे हैं आपकी बोलिए। सरकार होती थी, तमाम घोटाले हो जाते थे, आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करते थे, हम कम से कम कार्रवाई तो कर ही रहे हैं। यसी जी, मैं तो हंसी आ रही है मुझे भाजपा प्रवक्ता की बातों पर। पिछले 9.5 साल से भाजपा की सरकार है प्रदेश में और ठीक। उन्होंने विभिन्न घोटाले गिनाए, तो क्या सरकार पकौड़े तल रही है क्या अभी तक, या घंटे और घड़ियाल बजा रही है? जो ये अभी घोटालों में जो शामिल लोग हैं, संलिप्त लोग हैं, चाहे वो राजनेता हैं चाहे वो अधिकारी हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा नगर निगम घोटाला, जो अभी 60 करोड़ बताया, मैं 54 करोड़ ही कहूंगा क्योंकि 6 करोड़ रुपए उसमें लग गए। वो जो भूमि विक्रेता थे वो सरकार को, निगम को 15 करोड़ में भूमि देने को तैयार थे, लेकिन वो जो मगरमच्छ हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो सफेद कुर्तेधारी हैं, वो इस एसआईटी की जांच में बचा लिए गए हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं फिर कह रहा हूं कि वो भाजपा का नेता जिसके खाते में भूमि विक्रेताओं ने 99 लाख रुपए डाले, वो भाजपा का नेता अभी तक एसआईटी की जांच में क्यों पकड़ में नहीं आया, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो यसी जी, ये तो अभी जो चुनावी साल है और आगामी चुनाव को देखते हुए ये सिर्फ दिखावटी कार्रवाई है। और मेरा मानना यह है कि सरकार अभी तक भूमि जो घोटाले हैं, भ्रष्टाचार है, उसको रोक नहीं पाई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि धामी सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों की पर्याय बन चुकी है। ये अभी मेरे भाई ने पता नहीं बड़ी बड़ी बातें कही, भाजपा के प्रवक्ताओं ने, ये लैंड जिहाद, लव जिहाद, इनके पास सिर्फ यही मुद्दे हैं। जनता, आप ये देखिए, उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में महिला अपराधों में नंबर 1 है, उसकी नहीं बात करेंगे। राजधानी जो देवभूमि की राजधानी है, वो इन्होंने क्राइम कैपिटल बना दी है। रोज वहां खुलेआम अपराध हो रहे हैं, कल भी परसों भी। अभी पौड़ी के ये भाई बता रहे थे, पौड़ी के केतन लाल की हत्या हुई, उस पर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। क्या बुलडोजर चला आरोपियों के घर? नहीं चला। इन्हें सिर्फ जो इन्हें सूट करता है, चुनिंदा धार्मिक भावनाओं को का भी जिक्र कर लो मेरे भाई, ये मुद्दे उठाते हैं। अरे सहसपुर का भी जिक्र कर दो मेरे भाई। इनकी पोल पट्टी खोल दूं, ये राम मंदिर के नाम पर सियासत करते हैं जब से बीजेपी का जन्म हुआ। अब ये चंदा चोर हमें बताएंगे कि सहसपुर में क्या करना है और वैसे क्या करना है, जो नए तथ्य खुल के सामने आ रहे हैं। सहसपुर की भी बात कर लो, जिसमें दही जम जाती है सहसपुर के नाम पे, आपकी तुलसी दुकान बंद हो जाएगी क्या? भगवान राम को भी नहीं, करण की दुकान बंद हो जाएगी क्या? जो 42 साल की राजनीति है, श्री राम। अरे आपने तो उसमें ताले लगाने का काम किया, आपने तो राम मंदिर पर ताले लगाने का काम किया, आपने लंबी फौज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी करी। इसको लेके अब
जन जागरण करेंगे कि भाजपा और संघ मिलकर हिंदुओं की भावनाओं से खेलते हैं और श्री राम के नाम पर ये चंदा चोरी करते हैं, चढ़ावा चोरी करते हैं। यसी जी बताइए संजीव जी। जैसे कि देखिए, जिसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता वो इस तरह की बातें करते हैं, और ये भ्रष्टाचारी ये इस तरह की बातें करेंगे। कॉकरोची को पालने वाले, एंडरसन को पालने वाले, लैंको को पालने वाले, मालिया को पालने वाले, चंद्रा स्वामी को पालने वाले, चौकसी को पालने वाले, कॉकरोची को पालने वाले, कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, संजीव वर्मा जी, एक सेकंड मनोज जी, पत्थरबाजों के साथ, संजीव जी, अतिक्रमणकारियों के साथ, संजीव जी पढ़ के बोल रहे हैं क्या? सुनिए संजीव जी, जिहादियों के साथ, मजार की खेती करने वालों के साथ, 1400 हेक्टेयर भूमि इनके कब्जों से हमने जिस प्रकार से बाहर निकालने का काम किया, इनकी सरकारें थी वहाँ तमाम संजीव जी यहाँ कोई पार्ट नहीं चल रहा है जो आप कंटिन्यू बोलते ही चले जा रहे हैं। रुकिए जरा, सुन लीजिए। हाँ दीपक जी। हाँ जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के घोटालों को गिना रही है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घोटा लिया है, वो गिनाने में लगी है। और देखिए दोनों को ही इस सरकार बनाने का मौका इस प्रदेश में दिया है, और एक को तीसरी बार करा, नहीं घोटाले होंगे, एक जांच नहीं कराएगी, दूसरी जांच कराएगी तो कार्रवाई बस छोटी मछलियों पर कर देगी। मैं देखिए सेलेक्टिव अप्रोच कैसी है इसका उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। देखिए जांच है, दो आय से अधिक संपत्ति के मामले में 2 आरोप लगे हुए हैं। एक राजपुर के विधायक हैं और एक तो हमारे मेयर जो गए यहाँ से, देहरादून के जो मेयर थे उनके ऊपर। और आप हैरानी देखेंगी कि जांच एजेंसियों ने संस्तुति मांगी कि क्या हम इसमें केस करें। आरटीआई एक्सपर्ट, एक आरटीआई जो वो थे, उन्होंने उसमें केस करा। आप यकीन मानेंगे सरकार ने अब तक संस्तुति नहीं दी है, क्योंकि मामला अपने विधायक का था, मंत्री का था, आय से अधिक संपत्ति का मामला। और दुर्भाग्यवश देखिए, और हंसी का पात्र बने हुए हैं आज की डेट में। आज की डेट में जो मेयर साहब हैं वो अब शब्द कह रहे हैं उस राजपुर के जो विधायक हैं और उनके लिए, और जो वो दूसरे विधायक जो मंत्री हैं वो आप दोनों आपस में एक दूसरे को अब शब्द कह रहे हैं। ये है राजनीति भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश के लिए, और दोनों पे आरोप आय से अधिक की संपत्ति के। तो यदि आपने चश्मा नहीं पहना हुआ है सेलेक्टिव अप्रोच का, तो हम कहते हैं आप संस्तुति दीजिए ना जांच एजेंसी को। दूध का दूध और पत्थर का पत्थर हो जाएगा, जो अगर आपको पानी का पानी हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? आप आइए, आप वो जो आप सार्वजनिक जीवन में है ना, जिस नेता के ऊपर ये आय से अधिक संपत्ति के मामले का आरोप लगा रहा है, चाहे वो विपक्ष लगाए या जो आरटीआई एक्सपर्ट है उन्होंने लगाए हैं, आप कह दीजिए सामने आके, नहीं आप जांच करें, जांच एजेंसियों को संस्तुति नहीं दे रहे, जांच एजेंसी में एप्लीकेशन रखी हुई है। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच है। और अगर कभी कोई विपक्ष की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति 9 नवंबर 2000 के बाद और आज जब भी कभी ऐसा मौका मिलेगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। मैं तो आज भी कह रहा हूं, अगर इतनी पाक साफ है भारतीय जनता पार्टी तो श्वेत पत्र लाए ना। जमीन घोटाले में आज चर्चा है, मैं 9 नवंबर 2000 के बाद और आज तक जितनी भी लीज डेटें हुई हैं सरकार के संरक्षण में, चाहे वो कांग्रेस के समय हुई हो, आप श्वेत पत्र लाइए। कितने आपके पास चरागाह थे, कितने आपके पास कृषि भूमि थी, कितनी आकर्षक भूमि थी, कितनी आपने शहर से इस प्रदेश के बाहर के लोगों को लीज पे दी है, वो सारा श्वेत पत्र में निकलने बताइए ना। अगर है आप इस प्रदेश के प्रति आप बहुत संवेदनशील हैं, यहाँ की जमीनों के प्रति आप बहुत संवेदनशील हैं, आप घोटाला नहीं करना चाहते, श्वेत पत्र क्यों नहीं लाते हैं? किस बात ने रोक रखा आपको? मैं तो लगातार इस चर्चा में बोल रहा हूँ। तो ऐसे पता नहीं कितने और घोटाले सामने आ जाएंगे। आप नहीं चाहते हैं क्या इस प्रदेश की भूमि बचे, जमीन बचे? तो भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि जब जो पकड़ा जाए उस पर आप कर लें, या जो छुपा हुआ है, अभी भी कितने रहस्य छुपे हुए हैं जमीनों के घोटालों में, उसको उजागर करने के बाद यूकेडी कर रही है। आप लाइए ना, यूकेडी स्वागत करेंगे बिल्कुल, लेकिन सेलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, जॉर्ज एवरेस्ट बहुत सारी हैं मनोज जी। यदि ये निकाला जाए तो बहुत 9 नवंबर 2000 बार मैं इसमें कोट कर रहा हूँ, इस प्रदेश का गठन हुआ और आज 26 वर्ष हो चुके हैं। तो जितनी भी ये जमीनों के घोटाले हैं, क्यों नहीं आप करते, श्वेत पत्र लाते हैं? ये तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है ना, आप ला सकते हैं। अगर उसमें कांग्रेस के समय के घोटाले निकलेंगे वो भी उजागर होंगे, और अगर आपके पूर्ववर्ती 10 साल जो काटे हैं आपने उसमें कोई घोटाले होंगे तो वो भी सामने आएंगे। क्या इसमें कहाँ कौन सी बड़ी बात है?
तो आप असल में सिलेक्टिव अप्रोच जो भारतीय जनता पार्टी करती है, आप नहीं दिखाना कुछ और, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ, ये नीति आपने प्रदेश में बनाई हुई है, ये नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि आप अगर चलिए जनता की संजीव सेवक जी, की तरह काम कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस नहीं, आप जीरो आइए इसको। परफॉर्मेंस नजर आ रही है। और जिस तरीके से जनता के जो 54 करोड़ है, रतन मणि जी के हिसाब से जो 60 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसका हिसाब कौन देगा? और दूसरी बात, चुनाव आचार संहिता का खुला जो उल्लंघन हुआ है, जांच के नाम पर समय काटने की राजनीति की जा रही है, विपक्ष कई सवाल उठा रहा है और जीरो टॉलरेंस जो है वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा जीरो टॉलरेंस है कि जहां पर सरकार कह रही है हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, हो भी रहा है, कुछ लोगों पर कार्रवाइयां भी हो जा रही हैं, जो असली लोग हैं उनके नाम सामने नहीं आते हैं, तो आखिर विपक्ष क्यों सवाल नहीं उठाएगा? यशी जी, जिस तरह से अभी मेरे भाई दीपक जी कह रहे थे कि आप सेलेक्टिव अप्रोच पे काम करते हैं, मेरे भाई हम सेलेक्टिव अप्रोच पे काम नहीं करते। हम हमारे सामने हमारे संज्ञान में जो भी घटना, जो भी तथ्य आता है, उसके ऊपर हम इंस्टेंटली हम कार्यवाही करते हैं। सेलेक्टिव अप्रोच पे तो ये कांग्रेस पार्टी काम करती है। ये जहां ये कभी जब तुष्टीकरण की बात आती है तो अखलाक के ऊपर ये आंसू नहीं, बहाते बताइए ना, हैं। ये लोग जेल तो की सलाखों के पीछे कब जाएंगे? मुझे सिर्फ इतना एक सेकंड संजीव जी, दाएं बाएं नहीं, मेरी बात सुनिए, सीधे मुझे ये बता दीजिए, आपकी जो कार्रवाई के नाम पर, जो एक तो निलंबन के नाम पर जो कार्रवाई की जाती है उसको तो मैं कार्रवाई समझती ही नहीं हूँ। दूसरी बात ये, नहीं अभी निलंबित कर दिया, आगे जाकर बड़े पोस्ट पर कहीं फिर से ये पदस्थ हो जाएंगे, ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम क्यों नहीं किया जाता है? यशी जी देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा, सरकार के लिए ना कोई छोटा है, ना कोई मजला है, ना कोई बड़ा है। आपके कहने से थोड़ी ना होता है, आप कह देंगे बस हम मान लेंगे। जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी है, जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में, किसी भी प्रकार के घोटालों में या किसी भी उसमें अपराध में वांछित पाया जाता है, उसके ऊपर हमारी सरकार इंस्टेंटली कार्यवाही करती है और कर रही है। और वो उसका एक बड़ा उदाहरण है NH-74 से लेके आप ये जो हरिद्वार का ये जो घोटाला सामने आया है, तमाम ऐसे घोटालों के ऊपर हमारी सरकार ने लगातार कार्यवाही करी है। और NH-74 घोटाला कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। बताइए, इनकी नॉलेज में सब कुछ था, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर न तो कोई कार्यवाही करी, जांच तक करने की जहमत इन लोगों ने नहीं उठाई। कार्यवाही करना तो बहुत दूर की बात है। हमारी सरकार जांच भी करवा रही है, कार्यवाही भी करवा रही है और किसी भी तत्व को कतई बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा चलिए, इनकी सरकार में जो घोटाला, चलिए एक बात बताइए संजीव जी, इनकी ही सरकार में जो घोटाले हुए उन लोगों में से कितने लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया आपने? NH-74 घोटाला हुआ था, उसमें हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। कौन लोग थे कितने बड़े? मैं तो ये कह नहीं रही हूँ ना कि आप जेल जाते हैं, वो लोग जाते हैं जो बेचारे छोटे तबके के लोग होते हैं, जिनकी बहुत हैसियत नहीं होती है, उनको उठा के जेल में डाल दो। सिडकुल घोटाला हुआ था, उसके जो अपराधी थे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। जो भर्ती घोटाले हुए थे, नकल वाला घोटाला हुआ था, उसमें हमने जो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व पाए गए थे, 50 से ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। हम बिल्कुल कोई सेलेक्टिव अप्रोच पे काम नहीं करते, बल्कि जो एक्चुअल उसमें कल्प्रिट है, जो एक्चुअल उसके अंदर दोषी है, उसको जेल की सलाखों के पीछे ही भेजेंगे। और न्याय संगत जो भी न्याय सम्मत जो भी उसके ऊपर कार्यवाही बनती है, हम उसके ऊपर कार्यवाही करते हैं। हम ना कोई भेदभाव करते हैं, ना कोई सेलेक्टिव अप्रोच करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, इन्होंने ऐसे तमाम तत्वों को छुपाने का भी काम किया, उनको प्राश्रय देने का काम किया, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की ना तो जांच करी, ना उसके ऊपर कोई कार्यवाही करी। उसका नतीजा ये हुआ कि तमाम अपराध बढ़ते रहे और भ्रष्टाचार पनपता रहा, घोटाले बढ़ते रहे, एक के बाद एक घोटाला होता रहा। और इनकी सरकारें, इनके जो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी,
जो कैमरे के सामने आकर बोलते रहे, आप भ्रष्टाचार करते रहे, 5-5, 7-7 करोड़ रुपए कमा लो, मैं आगे मुंह लूंगा। तो इस प्रकार के जो आप वक्तव्य देते रहे, रतनमणि डोभाल जी, उससे क्या स्पष्ट हो रहा था? यही स्पष्ट हो रहा था कि आप भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं, संजीव जी होल्ड ऑन, भ्रष्टाचार को लगातार प्राथमिकता दे रहे हैं। संजीव जी, सबसे बड़ी बात तो ये, मैं इस बात से जरूर इत्तेफाक रखती हूँ कि 9 साल से आपकी अगर उत्तराखंड में सरकार है तो अब तो कांग्रेस को कोसना बंद करिए, अब तो कुछ जिम्मेदारी लेना शुरू करिए। अरे खाना नहीं बचता इनका। वैसे जी मैं कोस नहीं रहा हूँ, मैं कोस नहीं रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि आपकी कार्य संस्कृति क्या थी, हमारी कार्य संस्कृति क्या है। हमारी नीयत पूरी तरह से साफ है और आपकी कार्य संस्कृति ये थी, भ्रष्टाचार करो, घोटाले करो, खुद भी खाओ और दूसरे को भी खिलाओ और खिलाओ, और सरकार डेंट लगे, राजस्व को डेंट लगे, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो आपकी जो नीति भी गलत थी, नियत भी गलत थी और आपकी मानसिकता भी गलत थी। आपकी मानसिकता भी उत्तराखंड हमारी मानसिकता ये है कि उत्तराखंड में कैसे विकास हो, कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा मजबूत हो। हम केवल उत्तराखंड के विकास की और अपना ध्यान केंद्रित किए हैं। हम उत्तराखंड कैसे आत्मनिर्भर बने, इसके ऊपर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में रोजगार, स्वरोजगार के अवसर कैसे ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो, कैसे हमने जो 35,000 सरकारी नौकरी दी उसको और ज्यादा हम कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं। और लगातार किसान कैसे और ज्यादा समृद्ध हो, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं और ज्यादा कैसे उन्नत हो, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के पास नीति है और रतनमणि जी का रुख कर लेते हैं। रतनमणि जी, ये जो संजीव जी लगातार कह रहे हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, हमारी सरकार में कार्रवाई की जा रही है, कांग्रेस की सरकार में तो ये भी नहीं होता था, तमाम चीजें, क्या कहना है इस पर? देखिए, अब मैं उनसे तो ये उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए कि वो कहेंगे कि हमारे सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। जो सरकार, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोल रहे होते, भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बोलेंगे। तो मैं तो के न्यूज के माध्यम से, आपके माध्यम से जो उनके प्रवक्ता हैं और सरकार से ये अनुरोध करना चाह रहा हूँ, आपने एक कदम उठाया है, एक कदम आगे बढ़ाया है, अच्छा है, स्वागत योग्य। लेकिन ये यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, या ये इसको आप शुरुआत, मैं कहूँगा कि शुरुआत है और इस कड़ियाँ जो है उसको जोड़ना है, उससे आगे बढ़ना है। और वो इसलिए जरूरी है कि जो ये हमारी जो लोकल सरकार है, नगर निगम, वो उस पर जो ये ग्रेड लगा है वो तब तक नहीं मिटेगा। अब क्या है, नगर निगम उसमें फंसा हुआ है। ये इनको आपने जो कुछ किया वो कोई सजा नहीं, कोई जेल तो गया नहीं है, सब बाहरी है, सब कुछ, वो तनख्वाह तो उनको हम दे ही रहे हैं। लेकिन हमारा जो सवाल ये है कि जो नगर निगम का पैसा फंसा हुआ है, 54 करोड़ जो गया है, वो तो हमें वापस मिला ही नहीं है। और 2 बार नगर निगम के नगर आयुक्त शासन को लिख चुके हैं और उसमें यह है कि भाई आप वो रजिस्ट्रियों को निरस्त कर दीजिए, ये शासन कह रहा है। अब नियम यह है कि उसका जो कोर्ट फीस है, न्यायिक फीस है, उसको आपको जमा करना है और वो 4 करोड़ बनती है। और नगर निगम को ये कहना है कि भाई हमारे पास तो 4 करोड़ रुपए है ही नहीं जो हम उसके लिए मुकदमा दायर कर सके। उसके लिए या तो दोनों पक्ष सहमत हों वो जो रजिस्ट्री है उसको कैंसिल कराने के लिए, तो फिर तो खर्च की जरूरत नहीं है। अगर एक पक्ष अगर सहमत नहीं है और एक पक्ष जाना पड़ेगा तो उसको कोर्ट फीस जमा करनी पड़ेगी और वो 4 करोड़ रुपए बनती है। और ये सरकार ने हाथ खड़े कर दिए 2 बार चिट्ठियां लिखे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका बड़ा साहब कौन है? वो साहब है जो नहीं चाहता कि ये कैंसिल हो,
वो क्योंकि वो उसका भुगतान किया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जांच बिल्कुल अधूरी है और सरसरी थोड़ा सा ब्रांडिंग करने के लिए कि हमने ये सब कर दिया है, आपने संस्तुति कर दी है। और जो करने एक हफ्ते में सारी ये कार्रवाई कैसे हुई, ये भी अपने आप में जांच का विषय है कि एक हफ्ते में 144 कैसे हो सकती है, कैसे आवेदन आ सकता है, और कैसे 60 करोड़ रुपए का भुगतान भी आप कर देते हैं 54 करोड़ का। वो वित्ताधिकारी कहाँ है? उस पर तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, और ये भी कार्रवाई अधूरी है। इसलिए मैं ये अनुरोध कर रहा हूं कि न्यूज के माध्यम से सरकार से, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है, इसको मंजिल तक आप पहुंचाएं ताकि उत्तराखंड में ये मिसाल देने लायक घटना बने। क्योंकि पैसा तो राजस्व गया है, वो तो आपको प्राप्त हुआ नहीं है अभी। वो कैसे हमें प्राप्त होगा? या तो 4 करोड़ रुपए आप दे दीजिए कि नगर निगम इस पर मुकदमा करे, वो कोर्ट फीस का पैसा आप दे दीजिए, और ताकि वो पैसा, वो तो खातों में बंद पड़ा हुआ है। और वो किसान कौन है? वो जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं 99 लाख रुपया किस नेता को भुगतान हुआ है, उससे क्यों नहीं वसूली हो रही है? ये अभी मैं समझता हूं कि एक कदम उठाया है सरकार ने, और इस कदम को यहाँ खत्म नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। 7 करोड़ रुपए HRDA के खाते में भी अभी वो फ्रीज है, वही पैसा। अरे संजीव जी सुन रहे हैं? संजीव भाई, अरे 4 करोड़ तो दे दीजिए। 60 करोड़ जब आएंगे तब आएंगे केस लड़ने के लिए नगर निगम को। बड़ी ट्रांसपेरेंसी की बात HRDA के खाते में भी फ्रीज है अभी, ताकि सरकार जो नगर निगम वो केस लड़ सके और वो रजिस्टर कैंसिल कर सके। जीरो टॉलरेंस का गाना तो आपने सुना दिया हमें, सारे घोटाले गा दिए, तो 4 करोड़ भी तो दिलवा दीजिए। कहिए आज इस चैनल में के न्यूज में कि अब ये केस लड़ने के लिए सरकार 4 करोड़ देगी, ये बात तय नहीं होगी। बोलिए, थोड़ी देर पहले तो आप लगातार बोल रहे थे, यासी जी के कहने पे भी नहीं रुक रहे। ये वो सुने तो घोटाले के जो बड़े से होनी चाहिए और उसको दिया जाना चाहिए। आपके मुंह में दही जम गई है। अरे बोलिए, बोलने तो दीजिए उनको। दीपक जी, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। नहीं आएगी आवाज, बिल्कुल नहीं आएगी। संजीव जी, क्या वाकई आपको आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है? हाँ, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं सुनाई देगा, बिल्कुल नहीं। यही तो भारतीय जनता पार्टी का 4 चरित्र चेहरा है, और क्या है? हेलो, नहीं सीरियस जिम्मेदार सरकार है ये, सीरियसली नहीं। हेलो, यासी जी आप भी हंसते हंसते हंस रही है और हम भी हंस रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हंसी का पात्र बनी हुई है। देखिए आप, यासी जी, अब बताइए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस मामले में यह है, आगे जी यासी जी। संजीव जी, दीपक रावत जी कुछ कह रहे थे। दीपक जी, देखिए, मेरा ये कहना है कि भारतीय, अभी डोभाल जी ने बात करी कि नगर निगम को केस लड़ने के लिए 4 करोड़ की फीस चाहिए, क्योंकि मुकदमा 54 करोड़ का है, उसका 1% 2% जमा करना पड़ता है, तब केस लगेगा। जब केस फाइल होगा तब रजिस्ट्रियां कैंसिल होंगी और तब रिकवरी होगी पैसों की। उसकी तो चर्चा आप कर ही नहीं रहे। 60 करोड़ का, अगर 54 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसकी रिकवरी भी तो होनी है, उसके लिए केस लड़ना पड़ेगा। या फिर आप दोनों पक्षों को मनाइए, जो डोभाल जी ने बोला बिल्कुल सही बात है कि दोनों पक्षों को कहिए कि आप अपनी रजिस्ट्री कैंसिल करिए, हम पैसे वापस करते हैं। इसमें आपने एक भी चर्चा नहीं करी। 60 करोड़ प्रदेश का गया है, हम ये कह रहे 4 करोड़ तो दे दीजिए केस लड़ने के लिए नगर निगम को। हाँ संजीव जी बताइए। ठीक है, रुकिए दीपक जी। यशी जी, देखिए, सरकार कार्यवाही भी कर रही है, और जो सरकारी धन है वो ये आप तो 4 करोड़ की बात कर रहे हैं। 4 रुपए भी सरकारी धन का अपव्यय नहीं होना चाहिए, ना उसकी बंदरबाट होनी चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि नगर निगम को केस लड़ने के लिए 4 करोड़ तो दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि वो केस लड़ेंगे कैसे? उससे रिकवरी भी होगी, और सरकार पूरा सरकार के द्वारा केस भी लड़ा गया है, और ऐसे तमाम उसके अंदर जो भी उसके अंदर दोषी पाए गए हैं, उनके ऊपर कार्यवाही भी हमारे सरकार के द्वारा की गई है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों का देखिए ना, ये तो ढाल बनकर खड़े होते। अरे फिर आप पूर्ववर्ती सरकारों पर आगे रुकिए संजीव जी, पूर्ववर्ती सरकारों पर जाने की जरूरत नहीं है। सुनिए, हाँ मनोज जी।
जैसी जी सीधा पॉइंट ये है, ये सिर्फ दिखावटी कार्रवाई है, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और सरकार इसकी ब्रांडिंग करना चाह रही है। चलिए ये तो ठीक है, स्पष्ट ये हो गया। 54 करोड़ रुपए की आखिर रिकवरी कैसे होगी, आगे क्या कार्रवाई होगी, ये हम देख लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से 54 करोड़ का घोटाला निकल कर सामने आया। हालांकि IAS अधिकारी जो है वरुण चौधरी, उन पर कार्रवाई की गई है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी।